हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम अपने चैनल पे 2021 पीसीएस के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं और मेरा निरंतर ये प्रयास है कि 2021 पीसीएस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और उससे रिलेवेंट क्वेश्चन हो वही आपको प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराया जाए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और वीडियो मिस ना हो। और साथ ही साथ स्क्रीन पे हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और सारी वीडियो की पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो धार्मिक समुदाय हैं, ठीक है, ये जो 4 धार्मिक समुदाय दिए हुए हैं इस पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो पहला देखते हैं, पहला सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन और चौथा फारसी। तो ये पूछ रहा है कि इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। जो ये धर्म दिए हुए हैं तो इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। तो हमारे संविधान में सिख धर्म को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, बौद्ध धर्म को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है और फारसी को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। और साथ ही साथ जो मुस्लिम समुदाय है, ये याद रखिएगा, मुस्लिम समुदाय है उसको भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। ठीक है, चारों सही है। ये चारों जो धर्म है इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा फारसी इन धर्मों को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में इस तरीके आप ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम में आप एग्ज़ाम दे रहे हों तो प्रश्न पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है, सही है कि सही नहीं है, क्योंकि अक्सर इस तरीके की गलती हो जाती है और हमारा पूरा प्रश्न गलत हो जाता है एक छोटी सी गलती की वजह से। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। तो यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। ऑप्शन ए, यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। ऑप्शन बी, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ऑप्शन सी, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए अदालत के रूप में कार्य करता है। और ऑप्शन डी, अखिल भारतीय निकाय के नाते यह ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ साथ भी चिंतित है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है, तो ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, तो ये ऑप्शन बी सही है। इसमें 6 साल के कार्यकाल वाले सदस्यों का ही समावेश होता है, तो ऑप्शन बी सही है। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। चुनाव आयोग का कार्य सिर्फ चुनाव को कराना है, ना कि राजनीतिक दलों के मान्यता देने से संबंधित विवादों का निपटारा करना। ठीक है, तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ भी चिंतित है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा जो डी ऑप्शन है ये भी गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, इसमें 6 साल के कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। बाकी जो सारे ऑप्शन थे वो गलत थे, सिर्फ यही एक ऑप्शन सही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारा संविधान है, संविधान जो सुप्रीम कोर्ट को किस क्षेत्र के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसको सुलझाने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए अपीलीय न्यायाधिकार, ऑप्शन बी वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन सी सलाहकार न्यायाधिकार और ऑप्शन डी रीत न्यायाधिकार। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वास्तविक न्यायाधिकार, ना ही अपीली न्यायाधिकार होगा और ना ही रीट न्यायाधिकार होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। वास्तविक न्यायाधिकार के तहत हमारा संविधान उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है। देखिए यहाँ फैक्ट देख लेते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीसीएस में हमेशा इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा तो है लेकिन उसकी अपील के कार्रवाई में भाग नहीं लेता है। मतलब कि जब उसका चुनाव होता है तो उसका हिस्सा तो रहता है इन चारों में से, लेकिन जब राष्ट्रपति के खिलाफ या किसी भी अपील में किसी भी अपील के कार्रवाई में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा और ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद। तो हमारा जो सही आंसर है, ये पूछ रहा है कि कौन भाग नहीं लेता है, तो ऑप्शन सी राज्य विधानसभा अपीली कार्रवाई में भाग नहीं लेता है। साथ ही साथ एक चीज़ और जान लीजिए आप, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया है कि कौन कौन मिलकर और संसद का निर्माण करते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, लोकसभा का विघटन होता है लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को आरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को लोकसभा में आरक्षित है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये मध्य प्रदेश है तो सर्वाधिक जनजातियां जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, वो सर्वाधिक कहाँ पे है, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश हमारे भारत में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, तो ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वो होगा एमपी। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लीजिए, एमपी में 29 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, कुल 29 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति को आरक्षित है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 29 सीटें हैं टोटल और 6 आरक्षित हैं। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल देखिए 29 सीटें हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से 6 अनुसूचित जाति को एसटी को आरक्षित हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और हमारे भारत में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, तो इसका आंसर होगा एमपी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूपी। हमारे भारत में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। ये कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पे पारित किया जा सकता है, कहाँ पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी गलत है, इन तीनों में से ही कोई आंसर होगा। तो हमारा जो सही आंसर है, आंसर बी केवल राज्यसभा। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा वो केवल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में नहीं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए फैक्ट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, सीमा प्रबंधन विभाग जो है, ठीक है, जो हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं तो वहाँ पे जो जिनका कंट्रोल है वो विभाग किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय और ऑप्शन डी सड़क परिवहन मंत्रालय। तो जो ऑप्शन डी है ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये गलत है, तो ये हो नहीं सकता है। अब इन तीनों में से ही कोई एक सही है, तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। ठीक है, आप रक्षा मंत्रालय लगा के गलत मत कर दीजिएगा। और जो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, ठीक है, जो बॉर्डर के आसपास रोड का निर्माण करती है, वो किसके अंतर्गत आती है, तो गृह मंत्रालय। ये भी आप याद रखिएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन 2 साल पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था कि जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करती है, वो किसके अधीन है? तो वो गृह मंत्रालय के अधीन है। और सीमा प्रबंधन विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय नहीं। चलिए फैक्ट देख लेते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी कच्छ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि लद्दाख, पूरे लद्दाख में बस एक ही लोकसभा सीट है, तो इसलिए लद्दाख भारत का सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं, ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है? लद्दाख। ठीक है, पहले नंबर पे लद्दाख है, दूसरे नंबर पर बाड़मेर है, तीसरे नंबर पर कच्छ है, चौथे नंबर पर अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व। ठीक है, चौथे और 5वें नंबर पे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, पहले पे लद्दाख और दूसरे पे बाड़मेर और तीसरे पे कच्छ। अगर शुरू के आप 3 भी याद रखते हैं तो बहुत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? ये पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो हमारे भारत में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो जो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, ए 1, इसमें विधान परिषद है। और दूसरा बिहार, बिहार में भी विधान परिषद है। और तीसरा जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो गया 1, 2 और 4। ठीक है, तो ये जो 1, 2 और 4 ऑप्शन डी हमारा सही है। इसके बारे में चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, तो लिखा हुआ है कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 10 ही प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहे हैं, आप सारी वीडियो की PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।